इतिहास। इंडियन हिस्ट्री सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही विशाल टॉपिक है। इसमें हम लोग तीनों हिस्ट्री इंडिया के पढ़ेंगे, और वो तीनों हिस्ट्री कौन कौन से हैं? एक तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिलहाल हम लोग शुरुआत एंशिएंट से ही करेंगे। आप लोगों को मैं एंशिएंट और मेडिवल का जो पोर्शन है वो कराऊंगा बिल्कुल डिटेल में, और कहीं भी ऐसा आपको महसूस ना हो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही बोरियत महसूस हो रही है। आपको बिल्कुल स्टोरी टाइप का ही सारी बातें बताई जाएगी। फिलहाल हम लोग बीपीएससी पीटी पर फोकस करेंगे, फिर आपको मेंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये तीनों हिस्ट्री डिटेल में स्टडी की जाएगी, और हम लोग एक नज़र देखते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सा पोर्शन आता है एंशिएंट हिस्ट्री। जनरली जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इसमें आपको ये पता चलता है कि एक हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हम लोगों ने देखा, अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं है, तो स्टोन एज पर बहुत अधिक फोकस करने की जरूरत आपको नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी जानकारी स्टोन एज के बारे में आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत से ही आपको जानना है। स्टोन एज पर बहुत अधिक फोकस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। यानी पाषाण काल पर क्वेश्चंस जनरली पीटी में नहीं पूछा गया है, तो उसी आधार पर आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम लोग इस पर नजर डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ ही दिया जाता है। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग तो आगे डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक में जो आएगा वो आपके टॉपिक होंगे वैदिक पीरियड, वैदिक काल। हम लोग इसके बाद वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे, वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, इस पर नजर डालेंगे हम लोग, वैदिक सभ्यता। फिर इसके बाद फोर्थ टॉपिक, जिसमें हम लोग ऐसे वैदिक काल में आप लोगों को दोनों पीरियड के बारे में बताया जाएगा। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्री वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल, फिर इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, और इसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे बुद्धिज्म। इससे भी क्वेश्चंस हर बार कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पीटी में पूछ ही दिया जाता है, बौद्ध धर्म पर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिर इसके बाद जैनिज्म, इस पर भी क्वेश्चंस काफी बनता है, और इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछ दिए जाते हैं। तो जैनिज्म के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक आगे पढ़ेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है महाजनपद के बारे में, और खास करके इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मगध के बारे में, यानी मगध साम्राज्य पर हम लोग एक नजर डालेंगे। मगध एम्पायर, ये मगध साम्राज्य सबसे ताकतवर साम्राज्य बना। ये महाजनपद 16 महाजनपदों में से ये मगध साम्राज्य जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया, मगध एम्पायर पर हम लोग नजर डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट 7th में हम लोग आ जाएंगे सीधे मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। और फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य पर हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरली
अशोक के बारे में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हम लोग बिंदुसार के बारे में और फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 8th टॉपिक में, वो टॉपिक होगा आपके मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग सीधे छोटे छोटे जो शासक वंश हुए थे, स्मॉल डायनेस्टीज, जैसे शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, इन सभी के बारे में। और फिर इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज हुए थे, जैसे इंडो ग्रीक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर कुषाण के बारे में पढ़ना है। कुषाण के बारे में आपको ज्यादा जोर देना है क्योंकि कनिष्क से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो कुषाण डायनेस्टी में आपको बेसिकली जो डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा वो कनिष्क के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे गुप्ता एम्पायर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस हर साल आपके पीटी में भी और खास करके मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो गुप्ता एम्पायर में आप लोगों को सारे गुप्त शासकों के बारे में शुरुआत करेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेकर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड जिसको विक्रमादित्य कहा गया, फिर आ जाएंगे हम लोग कुमारगुप्त पर और फिर स्कंदगुप्त तक। बस इतना तक ही गुप्त साम्राज्य में आप लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 9th टॉपिक में, जो हर्षवर्धन के बारे में आपको बेसिकली बताया जाएगा। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा, तो हर्षवर्धन के संबंध में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और वैसे तो पुष्यभूति वंश के ये शासक थे, लेकिन वर्धन वंश इनके पिता ने स्थापित किया, तो वर्धन वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए वे थे हर्षवर्धन। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके होंगे कुछ साउथ इंडिया के टॉपिक, जैसे संगम साहित्य के बारे में, संगम काल के बारे में। उसी में हम लोग कुछ और भी जानकारी लेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक थे उस समय के, उसको पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों को हर्षवर्धन तक ही जनरली आप लोगों को पढ़ना है। कहां तक? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, प्राचीन भारत के इतिहास में। फिर जब हम लोग मध्यकाल में जब आ जाएंगे तो मध्यकाल में फिर आपके बहुत सारे स्मॉल डायनेस्टीज, जैसे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, फिर पाल डायनेस्टी के बारे में, जो पाल के बारे में क्वेश्चंस बहुत बार आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और भी बहुत सारे छोटे छोटे शासक वंशों के बारे में आप लोगों को मैं लिखाऊंगा जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम लोग करेंगे तब। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। दिल्ली सल्तनत के समय में जो महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स बने, बिल्डिंग्स बने, उन सभी के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। फिर मुगल काल में हम लोग आ जाएंगे और मुगल काल में औरंगजेब तक ही आप लोगों को पढ़ना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही कहा जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक भारत की शुरुआत क्यों हुई औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये भी आपको मैं बताऊंगा। आखिर ये भारत का इतिहास जो है 3 भाग में जो बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, हम लोग इसे भी पढ़ेंगे ध्यान से, इसे भी जानेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों कहा जाता है प्राचीन भारत, क्यों कहा जाता है मध्यकालीन भारत, क्यों कहा जाता है आधुनिक भारत, इसके संबंध में भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो शुरुआत से ही, बिल्कुल शुरू से ही बताया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये जो 3 हिस्ट्री इंडिया के हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये आखिर कैसे बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया, इससे भी आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने से पहले कुछ इसके पहले के महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो अगर शुरुआत से अगर आपकी जानकारी होती है तो बहुत ही मजा आता है और आप उसको ध्यान से भी पढ़ते हैं, तो हर चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके दिमाग में आ जाते हैं और फिर आपको रटने की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी अगर आपको सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल क्रमिक रूप से, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको सारी बातें बता दी जाएगी तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है।
अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वो सारे इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत से ही हम लोग करते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री आखिर है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। हम लोग को ये मालूम है कि हिस्ट्री ये तो एक इंग्लिश वर्ड है, ये तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये हिस्ट्री आया कहां से। आप लोग पहले से ही पढ़ते होंगे कि हिस्ट्री वर्ड जो आता है ये एक ग्रीक वर्ड से, एक यूनानी शब्द, ग्रीक वर्ड, और वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है हिस्टोरिया। ये वर्ड कहां से आता है, हिस्टोरिया से आता है। अब हिस्टोरिया वर्ड से हिस्ट्री कैसे बन गया। एक्चुअली हिस्टोरिया वर्ड का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इंक्वायरी ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के आधार पर किसी भी घटनाओं के बारे में पूछताछ करना, उसके बारे में जानकारी लेना हिस्टोरिया कहलाता है। तो हिस्टोरिया वर्ड से ही बना है हिस्ट्री, जो कि ये हिस्टोरिया वर्ड ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब हमें यह लगता है कि हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई होगी, दुनिया में सबसे पहली बार इतिहास जो लिखा गया होगा वो कहां पर लिखा गया होगा। स्वाभाविक है कि जब ये वर्ड हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना तो ये हिस्ट्री की शुरुआत हुई होगी कहां से, ग्रीस से। एक्चुअली ग्रीस में रहने वाले लोगों को ग्रीक कहा जाता है, ग्रीस यानी यूनान, यानी इतिहास की शुरुआत जो हुई है वो यूनान से हुई है। और इतिहास एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये इतिहास जो निकला है एक यूनानी शब्द से निकला है, जिसका जो शब्द कौन सा है, हिस्टोरिया, जिसका मतलब क्या होता है कि अतीत के बारे में जांच पड़ताल करना, अतीत के बारे में जानकारी लेना, इसका मतलब है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, या पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम लोग इसे नोट कर लेते हैं कि हेरोडोटस इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अब ये हेरोडोटस होगा कहां का। स्वाभाविक है कि जब हिस्टोरिया वर्ड ग्रीक वर्ड है तो ये हेरोडोटस भी तो ग्रीक ही होगा। तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि हेरोडोटस वॉज ए ग्रीक ज्योग्राफर एंड स्कॉलर। ये यूनान के एक महान भूगोलवेत्ता थे और बहुत ही बड़े विद्वान थे। इन्होंने क्या किया कि पास्ट में जो घटनाएं घटी उसकी एक किताब इन्होंने लिख दी, और उस किताब का नाम रखा गया हिस्ट्रीज। जिस बुक को इन्होंने लिखी थी उस बुक का नाम क्या था, हिस्ट्रीज। अब हिस्ट्रीज बुक में इन्होंने पास्ट इवेंट को लिखा, और इसी के कारण एक रोम के बहुत बड़े स्कॉलर थे जिसका नाम था सिसरो। सिसरो वॉज ए रोमन स्कॉलर। सिसरो वॉज ए रोमन स्कॉलर। इसी सिसरो ने हेरोडोटस को क्या कह दिया, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये नहीं था कि हेरोडोटस ने खुद को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया, अपने आप ही कह दिया। अपने आप कहने से उसका वैल्यू नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई महान व्यक्ति कुछ कहता है तब वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खुद सिसरो भी बहुत बड़े लेवल के स्कॉलर थे, रोम के स्कॉलर थे। उन्होंने ही हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा, और तब से ही इतिहास का पिता हेरोडोटस को मान लिया गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये आप पहले से भी जानते होंगे। इसे एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर दिया आपके माइंड में, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार
हम लोग ये याद रखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज मीनिंगफुल। इतिहास क्या है कि मानव के जीवन के अतीत की घटनाओं का एक रिकॉर्ड, मानव के जीवन के अतीत की घटनाओं का एक रिकॉर्ड इतिहास कहलाता है। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने यह कहावत सुनी होगी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। माने आज जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ पहले भी था, ये कुछ नया नहीं है। हाँ, नया क्या है तो नाम नया हो सकता है, घटनाओं का जो नेचर है वो नया हो सकता है, लेकिन है वही जो पहले घटित हो चुका है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि आज जैसे पेंडेमिक डिजीज कोविड-19 में आपने देखा कि 2020 में शुरू हुआ, जो अभी तक इसका कमोबेश प्रभाव है। तो ये महामारी कोई नई चीज तो नहीं है आना, ले भी महामारी आ चुकी है, महामारियां आती रहती हैं। महामारी इसलिए नाम इसका पड़ जाता है क्योंकि इसके बचाव के लिए कोई दवाई फिलहाल होती नहीं है, और फिर जब दवाई आ जाती है तो फिर ये महामारी बीमारी बन जाती है, सिर्फ ये जाती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज हम अपने सामने देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब पहले भी था। हम लोग रामायण महाभारत की कहानियों को पढ़ते हैं, उन कहानियों में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, क्या वो घटनाएं अभी नहीं घटित हो रही हैं? क्या अभी भी वैसी ही हो रही हैं? हाँ, कुछ उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने से हमें एक तरह से जीने का तरीका पता चल जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, यानी अगर आप पास्ट को जानते हैं, तो आपका प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा, और जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हिस्ट्री की पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, और खास करके बीपीएससी के लिए तो हिस्ट्री एक आप कह सकते हैं बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर पीटी में देखा जाता है तो हिस्ट्री का ही आता है। तो हम लोग उसी आधार पर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतिहास की शुरुआत हुई कहां से, तो आपने क्या देखा, इसकी शुरुआत हुई है ग्रीस से, क्योंकि हिस्ट्री वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, जो ग्रीक वर्ड है, और सबसे पहली बार हिस्ट्री को लिखने का काम हेरोडोटस ने किया, और इन्हें सिसरो ने क्या कहा, फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इतिहास की जो पुस्तक लिखी उस बुक का नाम है हिस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आपके मन में आता होगा कि ये तो एक कॉमन जानकारी है कि इतिहास की शुरुआत हेरोडोटस ने की, तो उन्हें इतिहास का पिता कहा गया। लेकिन हर देश का अपना अपना इतिहास होता है, और हर देश का इतिहास कोई ना कोई लिखता होगा। तो अगर हम इंडिया के संदर्भ में आपसे पूछें कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा गया, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर आप जानते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज का नाम आपने पहले से ही सुना होगा, क्योंकि ये कोई नया नाम नहीं है। मेगास्थनीज ये भी एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर। एक्चुअली एम्बेसडर जो आज आप देखते हैं, ये एम्बेसडर पहले से ही बनता रहा है। ये एक यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत। आज भी आप देखते हैं कि राजदूत बनता है, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होते हैं, और जिसको कि आईएफएस रैंक मिलता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, वही एम्बेसडर बनता है। तो आप लोगों को याद रखनी है कि ये ग्रीक एम्बेसडर था, और इंडिया आने वाला सबसे पहला एम्बेसडर इसी को माना जाता है। तो एक इंफॉर्मेशन एक और याद रखेंगे हम लोग कि मेगास्थनीज वाज आल्सो द फर्स्ट एम्बेसडर टू
कम टू इंडिया, यानी भारत आने वाला सबसे पहला राजदूत कौन था? मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस एक यूनानी राजदूत था और यह इंडिया आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जब यहां पर आया तो कुछ सालों तक यहां पर यह रुक गया और फिर इसने इंडिया में जो जो चीजें देखा, जैसे इन्होंने सामाजिक स्थिति को देखा, इन्होंने आर्थिक स्थिति को देखा, इन्होंने राजनीतिक स्थिति को देखा, इन्होंने सांस्कृतिक स्थिति को देखा, यानी सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इन सभी को इन्होंने देखा। और इन सभी को देखने के बाद इन्होंने अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक बुक लिख दी और उस बुक का नाम आप लोग जानते हैं। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इंडिका। तो इंडिका बुक जो लिखी गई वो मेगास्थनीस ने लिखी और पहली बार हमें इंडिया के बारे में जानकारी इनकी ही किताब से मिली और इसीलिए मेगास्थनीस को क्या कहा गया? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का पिता। बेशक ये यूनानी था, यूनान का रहने वाला था, लेकिन हमें सबसे पहली बार इंडिया की जानकारी जो मिलती है वो इनकी ही बुक से मिलती है और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता। और भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसके बारे में लेते हैं, जो जो आपको मैंने बताया एक बार हम उसे नोट भी कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। हम लोगों ने क्या देखा कि मेगास्थनीस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि शासन की शुरुआत ये 322 ईसा पूर्व से करता है। हम लोग ये बीसी वगैरह के बारे में भी जानकारी लेंगे, ये बीसी क्या है, एडी क्या है, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के शासनकाल में ये मेगास्थनीस जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, ये मेगास्थनीस इसी के शासनकाल में यहां पर आया था और किसका रिप्रेजेंट करने आया था ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो आया था इंडिया, इसने किसका रिप्रेजेंट किया, किसका प्रतिनिधि बनकर इंडिया ये आया था। तो मेगास्थनीस के टाइम में ये यहां पर पहुंचा और अब ये कह सकते हैं कि ये जनरली जो यहां पर पहुंचा होगा वो 305 बीसी में, क्योंकि 305 बीसी में एक लड़ाई इन्होंने जीती। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर, इसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। सेल्यूकस निकेटर ये अलेक्जेंडर का कमांडर हुआ करता था। अब अलेक्जेंडर कौन? वही सिकंदर, उसी का नाम तो अलेक्जेंडर था जिसका इंडियन नेम सिकंदर कर दिया गया। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो उस समय जो भारत का शासक था वो था कौन? नंद वंश का शासक जिसका नाम क्या था? धनानंद या घनानंद, उसी का दोनों नाम है। कहीं कहीं पर नाम उसका घनानंद भी मिलता है, कहीं कहीं पर उसका नाम धनानंद भी मिलता है। तो 326 ईसा पूर्व में
जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था तो कौन से क्षेत्र में किया था? पंजाब का क्षेत्र। और पंजाब पर उस समय शासन कर रहा था कौन? पोरस, जो कि बहुत ही बहादुर शासक था। पोरस को ही पुरु के नाम से भी जाना जाता था, पुरु। तो पोरस को अलेक्जेंडर ने हरा तो दिया, लेकिन अलेक्जेंडर को पोरस की बहादुरी से एक तरह से आप कह सकते हैं उसको डर लग गया और आगे वो नहीं बढ़ पाया। इसके बहुत सारे और कारण थे। एक कारण ये भी रहा होगा शायद, क्योंकि पोरस ने बहुत ही बहादुरी से लड़कर अलेक्जेंडर को पराजित करने की कोशिश की। हालांकि अलेक्जेंडर अपराजेय था, सिकंदर को कोई भी दुनिया में हरा नहीं पाया। वही सिकंदर जिसने खुद को विश्व विजेता कहा था। विश्व विजेता उसने सिर्फ कहा ही नहीं था, बल्कि उसने करके दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि उसने पूरी दुनिया को कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अब यह कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को के मैक्सिमम पार्ट को अपने अधिकार में कर लिया था। माने उसके जैसा बड़ा योद्धा और उसके जैसा बड़ा साम्राज्यवादी दुनिया में कोई नहीं बन पाया। तो अलेक्जेंडर ने झेलम की लड़ाई में पोरस को हरा तो दिया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। कहा जाता है कि जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में ही वो बीमार पड़ गया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी के रूप में उसी का सेनापति, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, ये शासक बना। धनानंद की हत्या हो जाने के बाद, धनानंद की हत्या किसने की? तो यही चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसकी हत्या हो जाने के बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और एक बार फिर से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किसके साथ होती है? सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ जब इसकी लड़ाई हुई तो वो लड़ाई जनरली जो हुई थी वो 303 से लेकर 305, यानी 305 से ही, क्योंकि बीसी वाला जो होता है ये उल्टा चलता है, तो 303 तक ये लड़ाई हुई, जिसमें कि यानी ये बीसी वाला है तो बीसी जो होता है वो घटते क्रम में आता है। 305 ईसा पूर्व से लेकर 303 ईसा पूर्व तक ये लड़ाई जनरली मानी जाती है, ये हुई है, दोनों बीसी का टाइम है, जिसमें कि सेल्यूकस निकेटर हार गया। और आपको ये मालूम है कि जब कोई शासक हार जाता है तो हारने के बाद क्या करता है? संधि करता है, ट्रीटी करता है। तो ट्रीटी करने से पहले वह अपनी कंडीशन को, मैसेज को अपने किसी मैसेंजर के थ्रू उस जीते हुए शासक के पास पहुंचाता है। तो सेल्यूकस निकेटर का मैसेंजर कौन बना? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस इसी का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर दूत आता है तो दूत का स्वागत किया जाता है, उसके साथ बुरा बर्ताव, मिसबिहेव नहीं किया जाता। आप लोगों ने इसको रामायण सीरियल में भी देख लिया होगा कि जब अंगद रावण के पास पहुंचता है भगवान राम के मैसेज को लेकर, तो अंगद के साथ रावण ने बड़ा बुरा बर्ताव किया, जिसके चलते पूरी दुनिया में उसकी हंसाई हुई। अंत में आपने देखा कि वो नाश भी उसका हो गया। तो दूत जनरली जो होता है किसी राजा का, उसका स्वागत किया जाता है, उसे अतिथि के रूप में, देवता के रूप में स्वागत किया जाता है। तो उसी भारतीय परंपरा को निभाते हुए मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार में रहने की अनुमति दे दी और मेगास्थनीस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर ही जो जो अलग अलग कंडीशंस को इसने देखी, उसी स्थितियों को उन्होंने अपनी बुक में लिखी। और जो बुक इन्होंने लिखी उस बुक का नाम था इंडिका। इंडिका बुक, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये मेगास्थनीस के द्वारा लिखी गई है। इसी बुक में हमें पहली बार इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस की जानकारी मिलती है।
तो हिस्ट्री सिर्फ हमें किसी एक कंडीशन की जानकारी नहीं देती, हिस्ट्री हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह की जानकारी देती है, तभी उस बुक को हिस्ट्री माना जाता है। तो इसी बुक से हमें पहली बार इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और बाकी जो कंडीशंस होते हैं जैसे कल्चरल कंडीशन, इन सभी की जानकारी हमें इस बुक से मिली। और इसीलिए मेगास्थनीज को क्या कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता इन्हें कहा गया। आप लोग ये भी पढ़ चुके होंगे कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से इतना डर चुका था कि सेल्यूकस निकेटर ने भविष्य में कोई लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से ना हो, इसको यही सोचकर उसने अपनी बेटी की शादी, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी, जिसका नाम जनरली इतिहास में एक तो हेलन के नाम से पता चलता है, हेलन, या फिर एक और नाम पता चलता है कॉर्नेलिया। दो नाम सेल्यूकस निकेटर की बेटी का पता चलता है, एक तो हेलन या कॉर्नेलिया। तो अपनी बेटी की शादी उसने किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद ही बना लिया कि भविष्य में कोई लड़ाई अब इससे कभी हो ही नहीं। माने आप ये कह सकते हैं कि हेलन भारत आने वाली सबसे पहली विदेशी बहू थी, फर्स्ट फॉरेन ब्राइड। वो कौन थी? हेलन। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आया था और इंडिका बुक लिखी, जिसके चलते इन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा गया। ये बात क्लियर हो गई। हिस्ट्री का अगर फादर पूछा जाए तो हेरोडोटस, भारतीय इतिहास का पिता पूछा जाए तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था ये भी आप लोगों को जानकारी में आ गई। इसके बाद हम लोग एक और इंफॉर्मेशन लेंगे यहां पर कि ये तो सारे विदेशी थे, क्या कोई इंडिया में पहला इतिहासकार नहीं बना क्या? अगर आपसे मैं पूछूं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन, तो इसका भी उत्तर दिया जा सकता है। इसका उत्तर होगा बाणभट्ट और कल्हण। ये दो नाम, ये दोनों ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास को पहली बार लिखा। अब मैं यहां पर पहली बार क्यों कह रहा हूं दो नाम को, इसका भी कारण था। तो पहले नाम नोट करते हैं हम लोग। एक तो बाणभट्ट, बाणभट्ट, बाणभट्ट का नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। बाणभट्ट और एक कल्हण, कल्हण। अब ध्यान देंगे यहां पर मैं इन दोनों को ही प्रथम भारतीय इतिहासकार क्यों कहा? इस दोनों को ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन, फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन। ये दोनों को ही क्यों कहा जाएगा? इसके पीछे भी कारण है। प्रथम भारतीय इतिहासकार दोनों को क्यों कहा जाएगा? एक्चुअली बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट, आप लोग पहले से भी इसे पढ़ चुके होंगे। तो बाणभट्ट हु वाज द कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि था। राजकवि, हर राजा अपने अपने दरबार में विद्वानों को रखता है और इसके दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में, इनकी बहादुरी के बारे में एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित, हर्षचरित पुस्तक इन्होंने लिखी। ये पुस्तक जो इन्होंने लिखी है ये संस्कृत में लिखी गई है, इसीलिए इसको कहा जाता है हर्षचरितम। इस बुक का नाम क्या है? हर्षचरितम। हर्षचरितम।
इसके अलावा एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी, वो बुक थी कादम्बरी। तो हर्षचरितम बुक में इन्होंने बेशक हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, लेकिन हर्षवर्धन के साथ साथ इन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की धार्मिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, इन सभी का वर्णन इस बुक में किया है। और इसीलिए इस बुक को पहली बार किसी इंडियन ने लिखा और हमें इंडिया के इतिहास की जानकारी पहली बार इसी बुक से मिल रही है, जो एक भारतीय थे। इसीलिए बाणभट्ट को क्या कहा गया है? प्रथम भारतीय इतिहासकार। लेकिन एक आप ध्यान रखेंगे, ये जो हर्षचरितम लिखी गई है, ये लिखी गई है पोएटिक स्टाइल में, यानी पोएट्री है। ये पोएट्री है, ये कविता के रूप में लिखा गया है। तो कविता के रूप में भारतीय इतिहास पहली बार हमें मिलता है बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरितम। अब सवाल ये उठता है कि ये हर्षवर्धन कौन था? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी हर्षवर्धन के बारे में। ये हर्षवर्धन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? एक्चुअली भारतीय इतिहास में ये कहा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम हिंदू शासक का नाम हर्षवर्धन था। एक लाइन आप इसे भी नोट कर लेंगे, जैसे कि आपके माइंड में ये बात रहे। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हम विशेष जानकारी आपको हर्षवर्धन के बारे में देंगे जब आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाऊंगा तब। अभी तो सिर्फ एक परिचय के तौर पर आपको सारी बातें बताई जा रही है। तो हर्षवर्धन जो थे वो भारत का अंतिम हिंदू शासक थे। इसी के दरबार में ये बाणभट्ट राज कवि था और इसने हर्षवर्धन की बहादुरी का वर्णन हर्षचरितम में लिखी। और इसी बुक से हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसीलिए इन्हें कहा गया प्रथम भारतीय इतिहासकार। तो चूंकि ये बुक इन्होंने पोएटिक स्टाइल में लिखी, पोएट्री टाइप का है, तो इन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ कल्हण का भी नाम आपको याद रखना है। इन्हें भी प्रथम भारतीय इतिहासकार क्यों कहा गया? क्योंकि कल्हण ने भी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। अब देखो, राजतरंगिणी पुस्तक में इन्होंने भारत के इतिहास का वर्णन किया है, साथ साथ कश्मीर का भी इतिहास इसी से पता चलता है। राजतरंगिणी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री की भी जानकारी हमें मिलती है। और ये जो बुक लिखी गई है ये पोएटिक स्टाइल में नहीं है, बल्कि ये प्रोज स्टाइल में है, ये स्टोरी टाइप का है। तो पहली बार भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहानी के रूप में मिलती है, एक प्रोज स्टाइल में मिलती है, और वो बुक है राजतरंगिणी। और इसीलिए कल्हण को भी कहा जाता है प्रथम भारतीय इतिहासकार। ये कंसेप्ट क्लियर? देखो, कोई भी जानकारी अगर आप लेते हैं तो वो तब तक आपके दिमाग में नहीं सेट होगा जब तक आप उसके एकदम रूट लेवल से अगर उसकी जानकारी आप लेते हैं तो कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी प्रकार हर चीज की जानकारी एकदम शुरू से दी जाए, जिससे कि आप उसे याद रख सकें और कभी ना भूलें। ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि बाणभट्ट को भी कहा जाता है प्रथम भारतीय इतिहासकार और कल्हण को भी कहा जाता है। बाणभट्ट ने पोएटिक स्टाइल में भारत के इतिहास को पहली बार लिखी, जिस बुक का नाम है हर्षचरितम, और कल्हण ने राजतरंगिणी बुक लिखी जो कि प्रोज स्टाइल में है, स्टोरी टाइप का है। इन दोनों को ही कहा गया प्रथम भारतीय इतिहासकार। ये बात समझ में आ गई? अब चलते हैं इसके बाद और जो जानकारी हम लेंगे एकदम शुरुआत से, क्योंकि शुरू से आप जानेंगे तभी आपको याद भी रहेगा। अब हम लोग जो जानकारी लेने जा रहे हैं इसके बारे में कि आखिर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, वो नहीं,
प्राचीन, मध्य और आधुनिक वो नहीं बता रहा हूं। इतिहास लिखने का जो आधार है, रिटन बेसिस पर, आर्कियोलॉजिकल, यानी आप कह सकते हैं कि जो लिखने के आधार पर है, रिटन एविडेंस के आधार पर है, इतिहास को कितने भाग में बांटा जा सकता है, इसको भी आप जानते हैं। आप लोगों को याद रखनी है पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की अवधि को हम लिखित एविडेंस के आधार पर और अलिखित एविडेंस के आधार पर कितने भाग में बांट सकते हैं। इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक तो आपको मालूम ही है कि एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? प्री हिस्ट्री को कहा जाता है प्राक इतिहास, प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री। इसको क्यों प्राक इतिहास कहते हैं, यह भी अभी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। इससे भी कई बार क्वेश्चंस आपके पीटी में पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब जानकारी भी लेना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद एक होता है हिस्ट्री, यानी अगर हम पीरियड की बात करें तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, किस आधार पर ये डिवाइड किया गया है, हम लोग इसे भी देखेंगे। ये जो डिवीजन किया गया है इसका आधार क्या है, ये जानकारी हम लोग लेंगे। इसमें 3 पार्ट में जो हिस्ट्री को बांटा गया है वो किस आधार पर किया गया है, हम लोग याद रखेंगे कि हिस्ट्री की जो डिवीजन हुई है ये रिटन बेस्ड, मैंने लिखित सामग्री, लिखित आप कह सकते हैं कि जो स्रोत है, और अलिखित स्रोत के आधार पर। तो प्री हिस्ट्री इसको कहा जाएगा, यानी जिस इतिहास का हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, यानी द हिस्ट्री दैट इज नॉट फाउंड, दैट इज नॉट फाउंड इन रिटन, जिस इतिहास का हमारे पास कुछ लिखित में नहीं है, यानी जो इतिहास अलिखित है, जो लिखा हुआ नहीं है, हमें सिर्फ इस काल की जानकारी जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? आर्कियोलॉजी के द्वारा। आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजी पुरातत्व के द्वारा ही जानकारी हमें इसकी मिलती है। हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, किसी किताब में इसके बारे में हमें नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के इतिहास को कहा जाता है प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। अब देखो प्राक नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली प्राक वर्ड का मतलब क्या होता है? कल्पना, इमेजिन। तो आप कह सकते हैं कि कोई जमीन के नीचे से कोई चीज मिलती है और उसके बाद उस पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी की जाती है और एक अंदाज के तौर पर, एक काल्पनिक तौर पर जो उसके बारे में ताने बाने बुने जाते हैं और उसको इतिहास में लिख दिया जाता है, तो वही इतिहास कहलाता है प्री हिस्ट्री। स्वाभाविक है कि इसका एक ही सिविलाइजेशन उदाहरण हो सकता है, और वो कौन सा है? तो स्टोन एज, पाषाण काल। एक्चुअली पाषाण काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किसी बुक में नहीं मिलती, ये हमें रिटन एविडेंस कहीं से मिलता ही नहीं है, सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही पाषाण काल की जानकारी देता है। तो इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखें, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हो सकता है प्राक इतिहास का, और वो कौन सा हो सकता है? स्टोन एज, स्टोन एज यानी पाषाण काल। तो पाषाण काल इज द एग्जाम्पल ऑफ, स्टोन एज इज द एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्ट्री, पाषाण काल। इसके बाद चलते हैं प्रोटो हिस्ट्री में।
प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि इतिहास, ये क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को ये याद रखनी है कि इसमें लिखा हुआ तो मिला लेकिन उसको पढ़ नहीं सका कोई, यानी द हिस्ट्री दैट इज फाउंड इन written, that is found in written but undeciphered, यानी जो इतिहास लिखित रूप में तो है लेकिन वो क्या है? अज्ञात है, यानी लिखित भी है परंतु उसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका। लिखित परंतु इसको क्या कहेंगे? अज्ञात, यानी कोई भी आज तक पढ़ नहीं सका। हमें सिर्फ इसकी जानकारी जो मिलती है यहां पर भी सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है, लिखा हुआ भी अगर मिला है तो उसको कोई पढ़ ही नहीं सका है। तो इसमें दो सिविलाइजेशन की जानकारी हमें होती है। प्रोटो हिस्ट्री में दो सभ्यताओं की जानकारी हमें होती है। एक तो सबसे पहला आप कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? एक वैदिक सभ्यता भी होगा, वैदिक सिविलाइजेशन। आप कहेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन में तो वेद पुराण उपनिषद आदि आते हैं। एक्चुअली ये रिटन एविडेंस जो हमारे पास हैं वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माने जाते, और भी बहुत सारे इतिहास के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिसकी कमी हमें यहां दिखाई पड़ती है। बहुत सारी चीजें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें नहीं है अभी तक, तो इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्ट्री, यानी वैदिक सभ्यता भी प्रोटो हिस्ट्री में ही मानी जाती है। ये भी प्रोटो हिस्ट्री ही है, ये दोनों को ही। कई बार मैंने पीटी में ही क्वेश्चंस देखा है, आपके यूपीएससी में भी क्वेश्चन देखा है, आईएएस में भी और पीपीएससी में भी देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटो हिस्टोरिकल हिस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित दो सभ्यताएं हैं। एक तो हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा कौन सा हो गया? वैदिक सभ्यता। तो ये दोनों ही प्रोटो हिस्ट्री कहलाती है, क्योंकि ये लिखित में हमें मिलती है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो जो मिट्टी के बर्तन पर जो चित्र जैसा बना हुआ मिला है उसे तो आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है, आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। तो इस प्रकार ये दोनों ही जो सभ्यताएं हैं ये प्रोटो हिस्ट्री में आती हैं। इसके बाद हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल पीरियड की बारी आती है। इसमें क्या है? इसमें दोनों चीजें हैं कि लिखित में भी है, रिटन एंड डिसाफर्ड, ये लिखित भी है और ये ज्ञात भी है, यानी जो इतिहास लिखित में भी पाया जाता है, लिखित एवं ज्ञात दोनों प्रकार की बातें इसमें मिलती हैं। यानी अब ये कह सकते हैं कि 600 बीसी से जो इतिहास हमें मिलता है वो सारे रियल में हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, क्योंकि वो हमें लिखित में भी मिल रहा है और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं। आप लोग याद रखेंगे कि जो हिस्टोरिकल पीरियड के सोर्स हैं यहां पर 3 सोर्स हो जाता है। कौन कौन? एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हमारे जो इंडियन रिटन सोर्स है, इंडियन ऑथर्स, इंडियन पोएट, उसके द्वारा जो लिखी गई जो किताबें हैं, एक वो भी सोर्स आ जाता है, और एक हो जाता है फॉरेन सोर्स, विदेशी स्रोत। यानी इसमें 3 स्रोत हमें मिलता है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक देशी स्रोत और एक विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में हम लोग इसमें जैसे वैन सांग जब यहां पर आया था तो उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी, उससे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। फाहियान के टाइम में भी जो किताबें लिखी गई फाहियान के द्वारा, उससे भी जानकारी मिलती है।
सिंह के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं। मध्यकाल में जब आते हैं तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देती है। बहुत सारे ऐसे विदेशी लेखक कवि इंडिया आए। इब्न बतूता जो कि आपको तुगलक डायनेस्टी के टाइम में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, वो भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। उससे भी हमें उस समय के भारत के स्थिति की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो है ही, फिर इंडियन रिटर्न सोर्स एंड फॉरेन रिटर्न सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत, इन सभी की जानकारी हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये बहुत ही भली भांति समझ लिया, यानी वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर जितने भी इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म के बारे में हो, फिर महाजन पदों के बारे में हो, फिर मगध साम्राज्य के बारे में हो, मौर्य साम्राज्य के बारे में हो, जो मैंने टॉपिक आप लोगों को लिखाया सारा टोटल 1947 तक सभी आ जाएंगे किसमें, हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाए। तो पीरियड जो इतिहास के हैं वो 3 भाग में बांटे गए हैं, और वो 3 भाग आप लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से समझ लिया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यही इतिहास, ऐतिहासिक काल, क्योंकि हर देश का अपना अपना इतिहास होता है, यही 3 भाग में बटा होता है। अब जैसे भारतीय इतिहास 3 भाग में बटा हुआ होता है, जो कि शुरू में ही आपको बताया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब हम इसे भी समझते हैं कि किसी भी देश का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास क्यों कहा जाता है, उसके बाद का जो इतिहास है मध्यकालीन इतिहास क्यों कहा जाता है, और फिर उसके बाद जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास क्यों कहा जाता है। ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बंटवारा क्यों किया गया है, क्या इसका आधार हो सकता है, किस आधार पर बांटे गए हैं, हम इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री जो 3 पार्ट में डिवाइड है, आखिर ये 3 पार्ट में किस आधार पर डिवाइड किया गया है। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, कोई भी देश का इतिहास 3 भाग में बांटा जाता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। क्यों, हम इसे देखते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, एक तो ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ये आखिर क्यों 3 भाग में बांटा गया, क्या इसका आधार हो सकता है, क्या ग्राउंड है, किस आधार पर यह बांटा गया है, हम लोग इसे देखते हैं। तो एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। आप लोगों को यह मालूम है कि जनरली एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि शुरुआत कहां से मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है, और यह इतिहास हर्षवर्धन तक, प्राचीन भारत का इतिहास हर्षवर्धन तक ही माना जाता है। आखिर क्यों यहीं तक प्राचीन भारत का इतिहास रहा, इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होकर हर्षवर्धन तक का जो इतिहास है, ये आखिर प्राचीन भारत का इतिहास क्यों कहा जाता है। फिर जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर औरंगजेब तक का जो इतिहास है, उसे मध्यकालीन भारत का इतिहास क्यों कहा जाता है, हम इसे भी नोट करते हैं। आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ
हर्षवर्धन टू औरंगजेब, यानी हिंदी में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर औरंगजेब तक का, औरंगजेब तक का जो इतिहास है ये कहलाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्यों, ये अभी मैं बताने वाला हूं। फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर भारत की आजादी तक, फ्रीडम ऑफ इंडिया तक, यानी आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब टू फ्रीडम ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर भारत की आजादी तक का जो इतिहास है उसे आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। अब अगर हम इसको टाइम के अनुसार सेट करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कार्बन 14 सिस्टम, जो कि एक वैज्ञानिक आधार है किसी भी पुरानी चीज की उम्र को जानने का, तो C14 सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत मानी जाती है वो 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2500 BC से शुरू होकर, यानी यहीं से एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत हो जाती है। और हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है कब, 647 AD तक। हम लोग को BC AD के बारे में भी जानकारी लेनी है, आपको बिल्कुल मैं जीरो से बताऊंगा जिससे कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। ये BC AD का जो बंटवारा हुआ है ये किस आधार पर हुआ है, इसके क्या तरीके हैं और क्या है इसका मतलब। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर हर्षवर्धन के शासन काल तक का जो इतिहास है ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी से, 647 ईस्वी को, तो यहीं तक प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद मध्यकालीन की शुरुआत हो जाती है, यानी जनरली 700 AD से लेकर 1707 AD तक, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो यहां तक का जो इतिहास है ये हो गया मध्यकालीन का। फिर आधुनिक 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही शुरू हो जाता है। 1707 से लेकर 1943 तक का जो इतिहास है इसे आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि कहां से कहां तक कौन सा इतिहास है, लेकिन आखिर क्यों कहा जाता है इसको प्राचीन, इसको क्यों कहा जाता है मध्यकालीन, इसको क्यों कहा जाता है आधुनिक, ये भी जानकारी हम लोग लेते हैं एक एक करके। जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसे आप एक बार फटाफट नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर ये इतिहास 3 भाग में क्यों बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले इसमें आते हैं प्राचीन में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन तक जब हम गौर करते हैं तो यहां पर हमें एक ही चीज ऐसी दिखाई पड़ती है जो कि सबका कॉमन है, और कोई नई चीज यहां दिखाई पड़ती ही नहीं है। वो कौन सी स्थिति है, तो वो है कि एक किंग होता है, एक राजा होता है, और इसी के पास सारी शक्ति होती है, यानी ये ऑलमाइटी है, ये सर्वशक्तिमान है।
और किंग के नीचे आती है पब्लिक, जनता। कोई भी समस्या पब्लिक को होती है तो डायरेक्ट वो किंग से मिलकर समाधान करवाती है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि 2500 बीसी से लेकर 647 एडी तक हमें एक जो कॉमन चीज दिखाई पड़ती है वो क्या है? वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी किसी एक के पास ही है, ऑथोरिटी बटा हुआ नहीं मिलता। यानी सत्ता का केंद्रीकरण जो हमें हर्षवर्धन तक दिखाई पड़ती है। तो ये बहुत कॉमन चीज है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी आपको यहां पर क्या याद रखनी है? वो याद रखनी है ये कॉमन इंफॉर्मेशन जो कि इधर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वो क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण जो कि और जगह हमें दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ यहीं पर दिखाई पड़ती है। सत्ता का केंद्रीकरण ये हर्षवर्धन तक हमें दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही कॉमन है जो कि और कहीं पर हमें उधर नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? वो है सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सारी पावर किसके पास है? किंग के पास। और किंग के नीचे सीधे पब्लिक आती है। पब्लिक की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट पब्लिक किससे जाकर मिलती है? राजा से मिलती है, और राजा ही उस जनता की समस्या का समाधान करता है, जो हर्षवर्धन तक हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में एक नया प्रयोग किया, और वो नया प्रयोग क्या था? वो नया प्रयोग था कि इसने अपने समय में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की, और वो शुरुआत क्या थी? भू आधारित अर्थव्यवस्था, यानी लैंड रेवेन्यू बेस्ड इकोनॉमी। अब जो राजा का इनकम का मुख्य स्रोत बन गया, वो बन गया क्या? लगान, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, माल गुजारी। जिन किसान के पास अपने खेत थे उन्हें अब हर साल टैक्स देना पड़ रहा था, भू राजस्व देना पड़ रहा था। तो भू आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय से ही हो जाती है। इसके पहले भू आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। तो जब राजा का मुख्य आय का स्रोत क्या हो जाता है? लगान, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। तो इसके लिए तो राजा अब एक नई व्यवस्था की शुरुआत करेगा जो कि भू राजस्व को इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाए। तो हर्षवर्धन ने अपने समय में एक प्रयोग किया, और उसने लगान को इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, और वो कहलाया फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत। यही सामंत बाद में जमींदार के नाम से जाना गया कॉर्नवालिस के टाइम में। इसके बाद अगर हम मध्यकाल में आ जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि इल्तुतमिश ने इक्तादार बना दिया। फिर जब मुगल काल में जब हम आते हैं तो अकबर ने मनसबदार बना दिया। तो इक्तादार, मनसबदार। अंग्रेजों के टाइम में कॉर्नवालिस ने बना दिया जमींदार, जागीरदार। इस तरह के सिस्टम बन गए, जो कि ये सारे कौन थे? सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। यानी शुरुआत तो हर्षवर्धन ने की, जिसको क्या कहा गया? फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी सामंत
जिसका मुख्य काम क्या था कि किसानों से लगान इकट्ठा करना और राजा तक पहुंचाना। तो अब ध्यान दो इधर, जो मैं बताने वाला हूं कि राजा तो सबसे पहले ऊपर में था ही, अब इसके बीच में राजा और पब्लिक के बीच में एक नई अथॉरिटी आती है, एक नया सत्ता आ जाता है, और वो क्या कहलाता है? सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स, जो फलता फूलता है कहां पर आकर? तो मध्यकाल में आकर। यानी यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर तो किंग तो होता ही होता है, किंग तो यहां पर भी हम दिखाई पड़ रहा है, यहां पर हमें किंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन किंग के बाद एक और अथॉरिटी आती है, और वो कौन होता है? फ्यूडल लॉर्ड्स। यहां पर स्पष्ट हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को जब मैं मध्यकाल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्तदारी सिस्टम, इक्तदारी प्रथा। अकबर के टाइम में आ जाता है मनसबदारी प्रथा। जब आप अंग्रेजी शासनकाल में आते हैं तो वहां पर आ जाता है जमींदारी प्रथा। ये सारे कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स, जिसको आप कहेंगे सामंत। ये सारे सामंत थे। और तब इसके नीचे आती है पब्लिक, जनता। तो अब ये बताओ कि यहां पर जो सिस्टम हम देख रहे हैं, यहां पर तो आपने देखा कि किंग और पब्लिक, बस यहां पर दो ही प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ रहा है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? एक तो किंग, जो कि पावरफुल तो सबसे ज्यादा है ही, अभी भी है, अभी भी राजा की पावर कम नहीं है, लेकिन राजा अब शासन का जो कार्य कर रहा है, आर्थिक रूप से जो वो शासन अब जनता पर कर रहा है, वो किसके सहयोग से कर रहा है? सामंत के सहयोग से कर रहा है। तो क्या सत्ता का केंद्रीकरण यहां पर है? क्या सत्ता में पावर का बंटवारा हुआ क्या नहीं? डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाई पड़ रहा है क्या नहीं? स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक राजा है, फिर आ जाता है सामंत, और फिर जनता आती है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी यहां पर जो मध्यकाल में हमें दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। यहां पर मैं नीचे लिखता हूं, क्योंकि इधर फिर आधुनिक काल में आ जाएगा, तो मैं इसको नीचे कर देता हूं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, यानी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये एक महत्वपूर्ण हमें यहां पर दिखाई पड़ती है, जो कि यहां पर नहीं था, जो प्राचीन काल में हमें नहीं दिखाई पड़ता है। और वो क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी सत्ता अब जो है किसी एक के पास नहीं, बल्कि ये बट गई, पावर बढ़ गई। यहां पर किंग भी है, यहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स भी है। तो इसीलिए इसको मध्यकाल कह दिया गया, इसीलिए इसको मेडिवल इंडिया कह दिया गया, क्योंकि अब जनता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब किंग डायरेक्ट नहीं कर रहा है। पब्लिक अब जाती है किसके पास? तो वो जाती है फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, और फ्यूडल लॉर्ड्स फिर किंग से जाकर जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाती है। तो इस प्रकार यहां पर सत्ता अब एक के पास नहीं, बल्कि सत्ता बढ़ गई, जिसको कि कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, क्लियर? ये कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य काल के बाद आधुनिक काल में। आखिर ये आधुनिक काल नाम क्यों पड़ गया? हम इसे मॉडर्न इंडिया क्यों कह दिए? इसमें हमें क्या क्या दिखाई पड़ती है? तो आधुनिक होने के लिए क्या क्या जरूरी होती है? आधुनिक होने के लिए सबसे पहले तो उसे अच्छा बुरा का ज्ञान हो। मॉडर्न का मतलब क्या होता है कि जो कह दिया उसको मान लिए नहीं, हम उस पर सोचेंगे ये वैज्ञानिक तरीके से सही है या गलत है, और फिर हम उसे मानेंगे। यानी लोगों में बुद्धि का विकास, वैसे बुद्धि तो पहले से थी, लेकिन उसकी बुद्धि का इस्तेमाल पहले नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राजा पूरी तरह से जनता के ऊपर हावी था। किंग पूरी तरह से जनता के ऊपर, आप कह सकते हैं कि डोमिनेशन था उसका। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई। मुगल साम्राज्य में जो मुगल सम्राट बने
वो सारे के सारे वीक सक्सेसर थे, वो सारे के सारे कमजोर शासक थे, जो कि खुद अपना ही नहीं संभाल पा रहा था, तो फिर वो पूरे साम्राज्य को क्या संभालेगा। बस यही स्थिति थी जिससे कि लोगों ने अपने आप ही अब अपने जीवन को जीने का, आप कह सकते हैं कि सोच विकसित कर लिया। लोगों ने सोच लिया कि राजा कुछ नहीं करेगा हमारे लिए, अब हमें खुद करना पड़ेगा। तो जब आप खुद सारा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। बुद्धि तो पहले से होती है, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमें क्या सोचने से मतलब है, राजा जो कानून बनाएगा हमें तो उसी को फॉलो करना है। लेकिन आधुनिक काल में क्या देखा गया कि जब सेंट्रल पावर कमजोर पड़ गई, मुगल सत्ता जब कमजोर पड़ गई, तब लोगों ने अपने अपने ढंग से जीवन को जीना शुरू कर दिया। तो लोगों में एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी डेवलप होती है वो होता है विवेकशीलता। यानी लोग बन गए रैशनल, यानी आधुनिक बनने के लिए, अगर हम आधुनिक की बात करें तो सबसे पहले लोगों में क्या देखा गया, सबसे पहले लोगों में देखा गया जो डेवलपमेंट होती है कौन कौन सी क्वालिटी आती है। तो लोग बन गए रैशनल। रैशनल माने क्या होता है, लोगों में रैशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है, यानी विवेकशील। लोग अब हो गए विवेकशील। अब लोग अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने अच्छा बुरा को पहचान कर उसे जीवन में अपनाना शुरू कर दिया, बुरी चीजों को त्यागना शुरू कर दिया और अच्छी चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। तो लोग बन गए विवेकशील। ये औरंगजेब के मरने के बाद होता है, इसके पहले नहीं हो रहा था, ध्यान रखना। क्योंकि औरंगजेब बहुत पावरफुल था, वो जनता को कुछ चलने ही नहीं देता था। जब वो मरा तो इसके बाद जो मुगल शासक बना वो सारे के सारे वीक सक्सेसर। आप लोगों को मालूम होगा कि औरंगजेब के बाद उसी का बेटा बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, जो कहलाता था शाह ए बेखबर। उसको पता ही नहीं था कि उसका राज्य कहां तक है, बेखबर रहने वाला बादशाह। उसके बाद बनता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह को कहा गया मूर्ख तथा लंपट, बड़ा मोटा दिमाग का था वो, उसे खुद उतनी समझ नहीं थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को कहा गया कायर तथा डरपोक। वो खुद ही सत्ता को बचाने के लिए दिन रात अपने आप को बचाने के लिए लगा रहता था। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आ जाता है। मोहम्मद शाह बड़ा रंगीन मिजाज का था, तो मोहम्मद शाह रंगीला हो गया वो। फिर अहमद शाह, तो एक एक महीने तक सोया रहता था, एक महीने के बाद वो उठ करके बाहर आता था। तब तक दुनिया में क्या और घटित हो रही है उसे कोई पता नहीं होता था। इसके बाद आलमगीर सेकंड, वो बेचारा खुद ही लाचार हो चुका था तब तक। आलमगीर सेकंड के ही टाइम में जो लड़ाई होती है वो पलासी की लड़ाई हो जाती है। अंग्रेज बंगाल में पैर रखने की जगह ले लेता है। आलमगीर सेकंड के बाद फिर शाह आलम सेकंड आ जाता है। शाह आलम सेकंड के टाइम में बक्सर की लड़ाई हो जाती है, बंगाल पूरी तरह से कब्जे में आ जाता है। तब क्या खत्म, बंगाल जब हाथ से निकल गया तो सब कुछ चला गया धीरे धीरे। फिर अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को अपने अधिकार में कर लेता है। अकबर सेकंड के समय में तो सत्ता बिल्कुल आलम से पालम तक रह गई थी। फिर इसके बाद बहादुर शाह जफर के टाइम में 1857 का विद्रोह हो जाता है। तो कहने का मतलब कि औरंगजेब तक ही सुप्रीम पावर राजा के पास थी। राजा औरंगजेब की डेथ होती है, बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है, शहंशाह औरंगजेब की डेथ होती है, तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर पड़ जाती है और लोग अपने तरीके से चलना शुरू कर देता है और लोगों में विकास होता है विवेकशीलता का। लोग बन जाते हैं विवेकशील। देखो मॉडर्न बनने का की सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि जब लोग खुद सोचकर अपने दिमाग से सारा काम करना शुरू कर दे, तभी उसके अंदर मॉडर्निटी आती है। मॉडर्निटी उसमें नहीं आती जो कि लकीर का फकीर होता है कि बाप दादा के जमाने से जो चल रहा है हम उसी को लेकर चलें। अगर आप अपने ढंग से सोच समझकर जीवन को जीते हैं जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होता है, तभी आप उन्नति कर पाते हैं। तो लोग विवेकशील बन गए। जब लोगों में विवेकशीलता आ गई तो अच्छे बुरे की पहचान हुई, तो
अब समाज बदलने लगा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक आए, उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। यानी अब इंडिया में लोग जो पहले से जिस प्रकार जी रहे थे उस जीवन को छोड़कर अब अच्छाई को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सोच समझ विकसित होने लगा। इसी को क्या कहा गया? पुनर्जागरण। तो आधुनिक काल में क्या जाता है? रेनेसां। जब भी किसी देश में रेनेसां जब भी आएगी, तभी से ही आप कह सकते हैं कि वहां पर आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो रेनेसां यानी पुनर्जागरण का विकास होता है। पुनर्जागरण भारत में आना शुरू हो जाता है जब लोग अपनी सोच समझ के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। पुनर्जागरण। फिर इसके बाद अब लोग राजतंत्र जो पहले से था उसके खिलाफ होने लगते हैं। अब लोगों ने कहा कि अब जो राजा बनेगा वो राजा हम चुनेंगे। अब हमारे वोट के थ्रू, अब जो राजा बनेगा वो हमारे वोट के थ्रू चुन करके आएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिधित्व सरकार बनना शुरू हो जाता है। आप इसे एक कॉमन वर्ड में कह सकते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पहले नहीं था, पहले तो राजतंत्र था। तो डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक काल में जनतंत्र आ गया। फिर इसके बाद अब लोग अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि हम अब अपनी आवश्यकता से ज्यादा कमाई करेंगे और फिर उन्हीं में से कुछ पैसों को बचत करेंगे जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल में हो, भविष्य में फिर हमें आर्थिक रूप से परेशानी ना हो। तो एक और सिस्टम का डेवलपमेंट होता है आधुनिक काल में। और वो कौन सा सिस्टम था? वो सिस्टम था पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। यानी क्या आ जाता है? कैपिटलिज्म। अब ध्यान देंगे आप, देखो आधुनिक काल में क्या क्या चीजें आती हैं, नई नई चीजें जो पहले नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले तो लोग क्या बनते हैं? बुद्धिमान बनते हैं। बुद्धिमान पहले से थे, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल लोग करने लगे तो लोगों को कहा जाने लगा विवेकशील। जब बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने जीवन को जीने लगते हैं तभी बनते हैं हम विवेकशील। फिर विवेकशीलता आई, फिर लोग पुनर्जागृत हो गए, फिर जनतंत्र का विकास हुआ और फिर पूंजीवादी स्थिति, पूंजीवादी समाज का विकास हुआ। और इसी को इतिहासकारों ने क्या कहा? आधुनिक काल। ध्यान देंगे आप, आधुनिक काल जो कहा गया वो क्यों कहा गया, इसको मैं थोड़ा सा एक जगह ला करके दिखाता हूं। इसको आप लोग समझेंगे बढ़िया से। ये जो तीन काल मैंने आपको बताया, किस आधार पर ये तीन काल है, आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा ठीक तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है। ध्यान देंगे जरा। एंशिएंट इंडिया में हमें एक कॉमन चीज क्या दिखाई पड़ रही है? सत्ता का केंद्रीकरण। मध्यकाल में क्या दिखाई पड़ रही है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो औरंगजेब तक चलता है, चूंकि भू आधारित अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। इसके बाद आधुनिक काल में हमें क्या दिखाई पड़ रही है? औरंगजेब के मरने के बाद कि लोग बन गए विवेकशील, फिर पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, फिर जनतंत्र का विकास होता है और फिर पूंजीवाद की शुरुआत हो जाती है। अब ये मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होगी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास जो बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि एक अंग्रेज था जेम्स मिल ने ही सबसे पहली बार भारतीय इतिहास को बांटा। उसने तो कहा कि हिंदू शासकों का इतिहास, उसने प्राचीन भारत को क्या कह दिया? हिंदू शासकों का इतिहास। मध्यकालीन भारत को कह दिया मुस्लिम शासकों का इतिहास और आधुनिक भारत को कह दिया उसने ब्रिटिश शासकों का इतिहास। माने उसने बायस्ड होकर जो इतिहास लिखा, जिसमें उसने दिखाया कि देखो प्राचीन काल में इंडिया कितना पिछड़ा हुआ था, मध्यकाल में कितना पीछे था,
और जब हम आए, जब अंग्रेज आया, तो हम कितना इंडिया को आगे बढ़ा दिए। तो वो आधार हमें सही नहीं लगा। वो आधार अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की भावना को लोगों को दिखाने के लिए किया, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किया, जो कि तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत अगर इतिहास का बंटवारा है तो ये है, जो कि आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि जनरली बच्चों को जानकारी में होती नहीं है। ये जो इतिहास की घटनाएं होती हैं, इसको ईसा पूर्व, ईसवी सन यानी बीसी, एडी, इसी में क्यों रहता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये बीसी एडी का जो कैलेंडर है, किसने शुरू किया और कितने प्रकार के कैलेंडर होते हैं, एक नजर हम लोग इस पर भी डालते हैं, वो भी समझते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर